और इससे पहले तमाम बड़े लोग, ऐसा शायद ही समाज का कोई तबका रहा होगा जो अटल जी के अंतिम दर्शनों के लिए ना पहुंचा हो। कल शाम से ही जब से यह खबर देशवासियों को लगी है कि उनके प्रिय जननेता अटल बिहारी वाजपेयी उनके बीच में नहीं रहे, तब से ही उनके लिए संदेशों देने का दौर, उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ने का दौर चलता रहा। कल शाम 5:05 पर उन्होंने अंतिम सांस ली दिल्ली के एम्स अस्पताल में। काफ़ी दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे। उससे पहले उन्हें 11 जून को भर्ती कराया गया था। उनकी सेहत यूँ तो कई दिनों से ख़राब चल रही थी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह से अचानक वो हमारे बीच से चले जाएंगे। और उनके जाने की खबर के बाद से ही पूरा देश शोकमग्न है। और न सिर्फ देश, न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया के तमाम देशों से संदेश आ रहे हैं, तमाम देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंच रहे हैं। भूटान के नरेश खुद अब से कुछ देर पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की वहां पर, और उन्हें अंतिम दर्शन, उन्हें अंतिम सलाम कहने के लिए भूटान नरेश पहुंचे। मॉरिशस से यह खबर आई है कि मॉरिशस सरकार ने फैसला किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में उनका राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। तो इस तरह से जो उनकी न सिर्फ भारत के भीतर बल्कि वैश्विक जो उनकी स्वीकार्यता थी, उसका नज़ारा, उसकी वानगी आज हमने देखी। और यही वजह है कि उनके अंतिम दर्शनों के लिए, उनके अंतिम यात्रा के लिए ये जन सैलाब उमड़ा है। जी, और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत मिश्रा जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, अंतिम यात्रा अटल बिहारी वाजपेयी जी की आरंभ हो चुकी है, और जैसे कि मेरे साथी दीपक कह रहे थे कि एक वैश्विक नेता के तौर पर जो छवि है अटल बिहारी वाजपेयी की, वो साफ दिखाई दे रही है। जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस तरह से श्रद्धांजलियाँ आ रही हैं, मैसेजेस अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग अलग देशों से, और जितना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, किस तरह से आप वाजपेयी जी को याद करेंगे इस समय? वाजपेयी जी सही मायनों में एक जननेता थे, एक युग पुरुष थे। वाजपेयी जी के बारे में जो शब्द कहे जाएं वो कम होंगे। वाजपेयी जी को किसी शब्द सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता है। वाजपेयी का जाना उतना ही दुखद है जितना किसी अपने प्रिय जन का जाना। वाजपेयी आज नहीं है, ये भरोसा नहीं होता है। वाजपेयी के लिए कोई भी, जहाँ भी ये खबर मिली है, जिसको भी ये खबर मिली है, वो आज अवाक है। ऐसा लगता है कि उसका अपना कोई चला गया, उसका अपना कोई प्रिय चला गया, उसका अपना कोई अभिभावक चला गया। वो जी जाते थे, वो अपने प्रियजन, अपने भरोसे के लोग जीतते चले जाते थे, अपना भरोसा जीतते चले जाते थे। शायद आज वही नज़ारा उनकी अंतिम यात्रा में देखने को मिल रहा है कि लोग उनकी यात्रा में अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ रहे हैं। जी प्रशांत जी, आपने उनका जो कार्यकाल है उसे करीब से देखा है, और बतौर राजनेता अगर मैं इस वक्त अगर उनका जिक्र ना करूं, लेकिन बतौर पत्रकार मैं आपसे यदि उनका जिक्र करूं, तो तमाम बड़ी मैगजीन्स का उन्होंने संपादन किया। उनके लेख लोगों के बीच में एक अलग जगाते रहे। बतौर पत्रकार जो उनकी लेखनी की धार थी उनके भाषणों से इतर, क्या आपको लगता है कि वो धार आज की पत्रकारिता में हमें देखने को मिल रही है, वो भी एक राजनेता की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए? देखिए, वो शब्दों के जादूगर थे। शब्दों से खेलना उन्हें आता था। आज की पत्रकारिता और उस समय की पत्रकारिता, जब अटल जी ने पत्रकारिता सीखी थी, वो एकदम अलग है। आज पत्रकार बहुत स्वार्थी है, उस समय वो स्वार्थ नहीं था। जब अटल जी ने पत्रकारिता शुरू की थी तब उसमें देशभक्ति थी, स्वाभिमान था, और देश के लिए मर मिटने के जज्बा था। जी जी, प्रशांत जी, कुछ आपके पास दोबारा आएंगे। कुछ और सूचनाएं इस वक्त हमारे पास पहुंच रही हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन के मुताबिक वो नेता जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनमें भूटान नरेश के अलावा नेपाल के
विदेश मंत्री शामिल रहेंगे, उसके अलावा बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं और पाकिस्तान के कानून मंत्री भी मौजूद रहेंगे, श्रीलंका के विदेश मंत्री मौजूद रहेंगे और अफ़गानिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ाई भी पहुंच रहे हैं। और प्रोफेसर राजवीर शर्मा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। प्रोफेसर राजवीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सर, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, भूटान से तो आना स्वाभाविक ही था, बाकी जगह से, लेकिन पाकिस्तान ने भी एक जेस्चर दिया है अपने लॉ मिनिस्टर को यहाँ भेजने की। उन्होंने ऐलान किया वो आ रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं भारत पाकिस्तान संबंधों में जो अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका थी? हम जानते हैं कि कारगिल का पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब लाहौर गए, खुद एक जेस्चर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद वहाँ पर कहा कि हम पाकिस्तान को समृद्ध देखना चाहते हैं, पाकिस्तान की समृद्धि देखना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद कारगिल हमें बदले में मिलता है। और कारगिल के बाद भी 2004 में वो दोबारा इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के लिए जाते हैं। तो जो उन्होंने ताउम्र पाकिस्तान से एक अच्छे रिलेशन की कोशिश की, क्या आपको लगता है आज उनके अंतिम यात्रा में, अंतिम दर्शनों के लिए पाकिस्तान की ओर से किसी प्रतिनिधि का आना, क्या आपको लगता है कि ये उस मेहनत का नतीजा है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और पाकिस्तान को करीब लाने के लिए की? नहीं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक रोल रहा अपने नेबर्स के साथ इन जनरल संबंध सुधारने में और पाकिस्तान के साथ ख़ास तौर पर अपने संबंध सुधारने में उनकी एक बहुत बड़ी कोशिश रही। ये बात सच है कि उनकी कोशिश बहुत कामयाब और सफल नहीं रही, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी हार नहीं मानते थे। अपने प्रयासों में वो कहते थे हार नहीं मानूंगा, अपनी कविताओं में भी उन्होंने लिखा कि हार नहीं मानूंगा, लेकिन अपनी जिद के बावजूद भी कि हार नहीं मानूंगा, मैं प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि वो मानते थे कि हम अपने जो पड़ोसी हैं वो नहीं चुन सकते हैं और हम अपने पड़ोसी बदल भी नहीं सकते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी चुन नहीं सकते और बदल नहीं सकते तो अच्छा है कि हम साथ मिलकर के तो रहने का प्रयास कर सकते हैं। और इसलिए वाजपेयी जी को केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरा विश्व ये मानता है कि वो शांति दूत थे। पूरा विश्व ये मानता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में विश्वास करते थे। वो ये मानते थे कि जितना विश्व में एक विकास होगा और शांति रहेगी उतना ही मानवता का विकास होगा। इसलिए वो मानव पुरुष थे, वो एक ह्यूमनिस्ट थे और ह्यूमनिस्ट के नाते वो सोचते थे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो इस समय एक अच्छा जेस्चर दिखाया है, मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि पाकिस्तान को इसी प्रकार की कोई और इसको आगे बढ़ाने की सद्बुद्धि मिले, क्योंकि सभी लोग, अगर पाकिस्तान भी बढ़ेगा, पाकिस्तान समृद्ध होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा, तो भारत उसका स्वागत करेगा। आज भी भारत की सरकार ये कहती है, आज के प्रधानमंत्री भी अटल जी की लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं पाकिस्तान से कि लड़ना है तो गरीबी से लड़ो, लड़ना है तो भुखमरी से लड़ो, आपस में लड़के क्या करोगे। इसलिए पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि भारत जो है वो उनकी खुशहाली चाहता है, भारत उनकी समृद्धि चाहता है। और इसलिए आज भी पाकिस्तान, इसलिए ये एक रिकग्निशन है कि अटल जी ने कंट्रीब्यूशन किया। और मुझे लगता है कि अगर ये एक जेन्युइन रिकग्निशन है तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने में ये एक भूमिका निभा सकता है। जी जी, let's bring in Shishir again here, and Shishir, moving again from the foreign policy and the politics to the economy again, and the way you were pointing out how the steps or the decisions taken by Vajpayee ji as Prime Minister finally became the cornerstone and rather were followed later on and ended up giving benefits. What exactly was the economic line which Vajpayee ji had followed throughout his tenure as Prime Minister per se? To take the growth to the last person, to the last mile. That was the motto of entire his growth philosophy. The other thing which I was talking earlier about the fiscal discipline thing, at that time nobody was thinking about how to manage the fiscal thing. The best way to bridge the deficit was printing the currency, printing the note, and that was the easiest way to do so. But what was the result? Your currency was getting devalued. So what was the option? We need to bring a legislation. So the first time
we had a legislation called Fiscal Responsibility and Budget Management Act. And since then, every government is following that FRBM Act. They have a target to achieve, that means 3% of the fiscal deficit, some percentage of revenue deficit. And if you are not managing, if you are not able to achieve that target, what is the reason? You have to explain to the parliament and through the parliament to the masses. So if we have this kind of discipline, now what is the importance of FRBM Act? When you go to international rating agency, they see whether the शिशिर, fiscal... आपको मैं रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। पंचानन मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंचानन, अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से अटल बिहारी वाजपेयी के पार्थिव शरीर को अब यहाँ से पूरे सम्मान के साथ ले जाया गया है। अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। स्मृति स्थल तक ये यात्रा जाएगी। शाम 4 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि लगभग 1 घंटे की देरी होगी और 5 बजे के आसपास ये अंतिम संस्कार होगा। लेकिन उसके पहले आज जो यहाँ का माहौल दिखा वो अपने आप में एक कह लीजिए आश्चर्यजनक करने वाला भी था, और उसके साथ ही जो छवि अटल बिहारी वाजपेयी की थी उसके अनुकूल भी दिखा। यहाँ एक से एक बड़े से बड़े नेता आए, विदेशों के नेता आए, लेकिन सामान्य जन लोग यहाँ पे भी हमको दिखे। जो सुबह से हमको केरल से लेकर और कश्मीर तक के लोग और गुजरात से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक के लोग नजर आए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको जैसे खबर लगी, उनको जैसे ट्रेन का टिकट मिला या फिर हवाई जहाज का टिकट मिला या फिर वो बस से सीधे यहाँ पर पहुंचे। और ये दिखाता है कि आज की समय में जब राजनीति के बारे में, नेताओं के बारे में कितनी ऋणात्मक छवि बन रही है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के पास वो सम्मान हासिल था जिसमें कि वो इतने ज़्यादा जन सैलाब को अपनी ओर खींच सके। और कहने में गलत नहीं होगा कि यहाँ आज लाखों का हुजूम था और सबने यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी उनको अपना अंतिम दर्शन उनका किया और अश्रुपूर्ण विदाई दी। उसके बाद अब यहाँ से उनका जो यात्रा है वो निकल चुकी है, लेकिन अभी भी लोग उनकी बातें करते, उनकी कविताओं को गुनगुनाते हुए यहाँ पर सुने जा सकते हैं। और निश्चित तौर पर एक बड़े, इसे कहा जाए अटल युग, उसका अंत हो गया है। जी पंचानन, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पास और अपने बाकी साथियों के पास आते रहेंगे अपडेट्स के लिए। शिशिर, कमिंग बैक टू यू, एंड you're talking about how accountability is what he brought to the entire economic policies and economic structure. That's true. And nowadays everybody is talking about sovereign rating because you need not just capital, but you also need technology from foreign companies. Now these companies will invest in your country when you have a good rating. And that's a very basic thing. That's a practical thing with the follow. Now who give the rating? The international rating agencies. And how they decide that what kind of rating you have? One of the key factors is the fiscal deficit. And that fiscal deficit responsibility was brought in by that act which is called FRBM Act. And who conceptualized that act? The Vajpayee government in 2003-2004. And that is bringing a different kind of fiscal manship in not just in the Vajpayee government but also in the successive government. The other thing was about the privatization. You can talk a lot about the privatization and disinvestment. Before that, if you can remember, Pandit Jawaharlal Nehru used to call central public sector enterprises as the temples of modern India. Nobody thought of divesting those CPSCs. Forget about the privatizing those CPSCs. And can you imagine, Vajpayee government privatized 32 central public sector enterprises, which includes company like Maruti, which includes company like Hindustan Zinc, which includes company like Balco. And that's a huge number. Modern Foods, a huge number. And not only this, he was also successful in selling minority shareholdings in some of the companies. And during those 5 years, between 1999 to 2004, the Vajpayee government managed to collect over 20,500 crore through privatizing and divesting CPSCs. That was one of the another successful. When you have a CPSC, when the CPSC is not doing well, when you are putting taxpayers' money, it's better to divest there rather than putting taxpayers' money year by year. And that's what he did. That's another kind of fiscal manship which he brought into the system. राजवीर सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो शिशिर बता रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन को न सिर्फ उन्होंने आगे बढ़ाया बल्कि बखूबी अंजाम दिया। लेकिन हमें याद है उस दौर में
उसका विरोध भी हुआ और पार्टी के भीतर हुआ, खासकर भारतीय मजदूर संघ और बाकी उन अंतर्द्वंद थे जो पार्टी के भीतर, और जो दूसरे जो संगठन थे पार्टी से रिलेटेड, उनका भी हुआ। लेकिन विनिवेश विभाग अलग से बनाया, जब सब जानते हैं अरुण शौरी को, तमाम विरोधों के बावजूद। तो एक जो दृढ़ता थी उनके अंदर कि अगर एक डिसीजन उन्होंने ले लिया है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात हो, देश को सुरक्षित करने की बात हो, एक जो निश्चय लेने की जो उनकी क्षमता थी, उसे आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आंकते हैं? देखिए, अटल जी अपने आप में एक ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो सबको साथ लेने में और एक कंसेंसस जनरेट करने में तो भरोसा करते थे। सबकी सुनने के बाद जो उनको राष्ट्रहित में ठीक लगता था वो उसको डिसीजन लेने में और इम्प्लीमेंट करने में झिझकते नहीं थे, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग थी वो ये थी कि राष्ट्र पहले है, नेशन फर्स्ट। उसके राजनीतिक परिणाम क्या हैं, उसके और परिणाम क्या हैं, इसकी चिंता शायद उनको उतनी नहीं सताती थी जितना ये कि राष्ट्र का अहित नहीं होना चाहिए, राष्ट्र का हित होना चाहिए। एंड देयरफॉर अगर आप पोखरण को लें, वो भी जानते हुए कि इसके बहुत विश्वव्यापी परिणाम हो सकते हैं, भारत के ऊपर सैंक्शन लगी भी उसकी, लेकिन उनको दो बातों का बड़ा भरोसा था। एक भरोसा तो ये था कि वे आफ्टर अ सर्टेन टाइम ही विल बी एबल टू कैरी द वर्ल्ड अलोंग, और ये साबित भी हुआ कि जो वर्ल्ड ओपिनियन थी उसको वो भारत के पक्ष में मोल्ड करने में सक्सेसफुल रहे। और दूसरे ऐसे ही जब विनिवेश की बात आई, तो विनिवेश में ऐसा नहीं होता है कि जब कोई राजनीतिक या कोई पॉलिसीगत डिसीजन होता है, नीतिगत डिसीजन होता है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर शैल बी परफेक्ट यूनैनिमिटी एंड परफेक्ट एग्रीमेंट, एंड दैट इज़ नोन बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, चाहे सरकार किसी की हो, चाहे प्रधानमंत्री कोई हो। लेकिन अगर आप में करेज ऑफ कन्विक्शन है, अगर आप किसी चीज़ पर ये मानते हैं कि राष्ट्र के हित में है, तो विरोध होगा, असहमतियाँ भी होंगी, लेकिन उस असहमति और विरोध को साथ में लेते हुए आगे बढ़ना, ये उनके नेतृत्व की कुशलता थी, ये उनकी खासियत थी अटल जी की, जो वास्तव में हर नेता की होनी चाहिए। और एक अनुकरणीय उनका एक आचरण, उनकी अनुकरणीय सोच हम मान सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि अटल जी का जाना स्वाभाविक है कि फिजिकली वो हमारे बीच में नहीं है, बट अटल जी वॉज एन आइडिया, एक विचार थे अटल जी, एक संस्कार थे अटल जी। इसलिए अगर वो अटल जी एक विचार और संस्कार थे, तो विचार और संस्कार के रूप में वो हमारे बीच में, देश के बीच में और विश्व की जो सोच है उसके बीच में रहेंगे। वो ये मानते थे कि राष्ट्र पथ पर आप बढ़िए, राष्ट्र के हित के लिए बढ़िए, अगर उसमें कांटे भी हैं तो कांटों को उलझाते हुए, सुलझाते हुए आगे बढ़ें, तो हर आदमी कभी ना कभी उसको समझ जाएगा। और इन विचारों और संस्कारों की प्रासंगिकता पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल थोड़े से लाइव तस्वीरों की ओर चलते हैं। लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज देश के दिल में किस तरह के जज्बा है। अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद तमाम लोग उमड़ रहे हैं। हमने कल भी देखा उनके निवास स्थान पर, कृष्ण मेनन मार्ग पर, किस तरह से लोगों का तांता लगा रहा रात भर, और उसके बाद जब उनका पार्थिव शरीर बीजेपी मुख्यालय लाया गया तब भी तमाम लोग वहां पर पहुंचे। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दिख रहे हैं। अंतिम यात्रा इस वक्त चल रही है उनकी, नारे लगा रहे हैं लोग, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। और हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। नवविक्रम, अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन स्मृति स्थल तक कब तक पहुंचेगी, इस बाबत कोई जानकारी आप तक? जी दीपक, शाम 4:30 बजे के आसपास तक पहुंचने की उम्मीद है यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये नज़ारा। आप देखिए कि अपने नेता को देखने के लिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जूम कर यहाँ पर दिखाएं लोगों को कि किस तरीके से यहाँ बड़ी संख्या में एक सैलाब उमड़ा हुआ है। और केवल यही नहीं, जहां जहां से वो यात्रा जाएगी, पूरे रास्ते पर हर
उम्र के लोग, बचपन में जो स्कूली बच्चे हैं शायद उन्होंने नहीं देखा होगा अटल जी के कार्यकाल को, बावजूद इसके वो भी बड़ी संख्या में हैं। और जिन्होंने अटल जी का कार्यकाल पूरी तरीके से देखा, बड़ी उम्र के लोग, बुजुर्ग लोग, यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं एक अंतिम छवि अपने नेता की देखने के लिए, जिसने बीजेपी जैसी पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। जी दीपक जी, शून्य से शिखर तक पहुंचाया। ऐसे युग पुरुष ऐसे शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन जैसा प्रोफेसर राजवीर शर्मा कह रहे हैं कि भले ही शारीरिक रूप से, दैहिक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में न रहें, लेकिन उनके विचार, उनके संस्कार हमेशा हर दौर में प्रासंगिक रहेंगे। लेकिन राजवीर सर, मैं थोड़ा सा आपसे इस बारे में और जानना चाहूँगा। आज के दौर में राजनीति का जो स्वरूप है वो बिल्कुल अलग है। पक्ष और विपक्ष की राजनीति का एक अलग स्वरूप हमारी एक पीढ़ी देख रही है। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष में रहा करते थे या जब सत्ता में भी आए, तो उस दौर का जो स्वरूप था राजनीति का, जिन विचारों की आप बात कर रहे हैं, जिन संस्कारों की आप बात कर रहे हैं, बार बार ये सवाल उठ रहा है, क्या वो विचार, क्या वो संस्कार आज की राजनीति में प्रासंगिक हैं? उन्हें लागू करना क्या मुमकिन है? मुझे तो लगता है कि आज की राजनीति में उनके विचार और उनका आचरण ज़्यादा प्रासंगिक है। जब हमको कंसेंसस की आवश्यकता है और जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है और जो आइडियोलॉजी है उसका रोल धीरे धीरे कम होता नज़र आता है, तो ऐसे मौके पर उनके जो विचार हैं और उनका जो आचरण है उसका अनुकरण करने की और उसकी रेलेवेंस बढ़ जाती है। क्यों, इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों ही मानक तय किए। विपक्ष का मानक भी तय किया, उसकी मर्यादाएं क्या हैं, उसकी भूमिकाएं क्या हैं, उसका राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है, ये उन्होंने तय किया। चाहे आप सत्ता के बाहर हैं, लेकिन सत्ता के बाहर रहते हुए भी आप अमर्यादित नहीं हो सकते। सत्ता के बाहर रहते हुए भी आप सत्ता की राजनीति करें, लेकिन सत्ता की राजनीति देश के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा कि सत्ता का देश सर्वोपरि, देश सर्वोपरि। मैं एक कोट उनका यहाँ पर देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, पार्टी बनती रहेंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन देश नहीं टूटना चाहिए, देश बचना चाहिए, देश को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो उन्होंने एक सोच अपने भीतर रखी और ये जो सोच उन्होंने आगे बढ़ाई, मुझे लगता है आज के टाइम में उसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। जी, एक बात उन्होंने और कही कि जब इंदिरा जी ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में, तो विपक्ष के नेता थे, वो भी चाहते तो आज की तरह पूरे हंगामा खड़ा कर सकते थे। उनको बाद में जब पोखरण के टाइम में क्वेश्चन भी किया तो उन्होंने याद भी दिलाया विरोधी पक्ष को कि भाई तुमने भी जब किया था तो मैं विरोध में था, लेकिन मैंने स्वागत किया था उसका, क्योंकि वो राष्ट्रहित में था। जी, इसी तरीके से आज जो हम कर रहे हैं वो राष्ट्रहित में कर रहे हैं। कोई खतरा आएगा तब हम कोई काम करेंगे, ऐसी राजनीति उन्होंने सिखाई विपक्ष को जी, आज के टाइम में। और एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जिस प्रकार का एक कंसेंसस बनाने का प्रयास लगातार किया, गुड गवर्नेंस देने का काम किया। और एक बात और बता दूं कि उन्होंने ये माना कि औद्योगिक विकास बहुत ज़रूरी है, लेकिन गांव को पीछे छोड़ करके औद्योगिक विकास करोगे तो भारत का आर्थिक विकास संभव नहीं है। ये उन्होंने सिद्ध किया। और उन्होंने ये कहा कि भय, भूख और भ्रष्टाचार ये 3 दुश्मन हैं देश के, और जब तक आप भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं पाओगे तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये उनकी देन थी, आज भी उसकी प्रासंगिकता है जी, आज भी वो रेलेवेंट है हमारे जीवन के लिए, जी, राजनीतिक और सामाजिक। जी बिल्कुल। राजवीर जी, इस वक्त हमारे साथ प्रशांत मिश्रा जी भी मौजूद हैं। और प्रासंगिकता की जहां हम बात कर रहे हैं प्रशांत जी, जिस तरह राजवीर जी कह रहे थे कि जो मूल्य थे अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के, और ख़ास तौर पर जिस तरह का उन्होंने एक कहा जाए कि जी, जिस तरह का उनकी तरफ से आचरण रहा राजनीतिक जीवन में, उसकी जो प्रासंगिकता है उस पर प्रशांत जी आप क्या मानते हैं? जी, राजवीर जी ने जो कहा भय, भूख, एकदम सही बात थी। आप
प्रधानमंत्री वाजपेयी चाहते थे कि गांव तक विकास की किरण अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसीलिए शायद उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की। और ये उनका सपना था कि हर गांव में सड़क होनी चाहिए, और इस सपने को उन्होंने साकार होते देखा। वो हरदम ये कोशिश करते थे कि जानना चाहते थे कि गांव में सड़कें पहुंच गई हैं, नहीं पहुंची हैं, किस गांव में नहीं पहुंची है, या अपने सहयोगियों से, अपने अधिकारियों से इस बारे में लगातार जानकारी लेते रहते थे। गोल्डन क्वाड्रेंगल बनवाया, गोल्डन क्वाड्रेंगल की प्रगति की रिपोर्ट वो हरदम लेते रहते थे। वो जानते थे कि जब हमारे गांव सड़कों से जुड़ेंगे तरक्की तभी आएगी। सड़कों को अपने शरीर की नलियों की तरह वो समझते थे, क्योंकि मानते थे कि सड़कें जब होंगी तब गांव में तरक्की आएगी, गांव में खुशहाली बढ़ेगी, किसान अपनी जो पैदावार है वो बाजारों में लाएगा। ये उनकी सोच थी। जी शिशिर, आपके पास आना चाहेंगे। जो हम बार बार बात कर रहे हैं, एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की ओर बात कर रहे हैं, तो एक तो उनकी जो दो धुरी थी, विकास की अवधारणा की जो धुरियां थी, एक शहरों को जोड़िए और दूसरा गांव की कनेक्टिविटी बढ़ाइए। मेरा ख्याल है आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजना शायद कभी नहीं थी, और उसकी अवधारणा भी नहीं थी। जब गाँव को सड़क से जोड़ दिया गया और गांवों को शहरों से जोड़ने के बाद जो हमने आर्थिक विकास हमने देखा, वो आपने हमें एक बखूबी तरीके से समझाया। लेकिन इसका जो फ़ायदा वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को नहीं मिला, और अंततोगत्वा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जीत नहीं पाई 2004 के इलेक्शंस में। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो विकास की जो अवधारणा, विकास का जो वो सफ़र शुरू हुआ था 1999 से लेकर 2004 तक, क्या उस विकास का फ़ायदा यूपीए को मिला? यूपीए उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाई? देखिए, 1991 से 1999 के बीच में एक ये आम धारणा बन रही थी कि इंडिया और भारत के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है, और इस अंतर को हम कैसे पाट सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये था कि हम सड़क बनाएं, गांव और शहरों को हम जोड़ दें। तो आपने जहां एक तरफ स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसको हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपने जोड़ा, वही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए आप 6 लाख से ज़्यादा गाँव को एक सूत्र में पिरोने की आपने कोशिश की। अगर आपको याद हो तो 2003-2004 में हमारी विकास दर 8% तक पहुंच गई थी, और उस सरकार के कार्यकाल का जो बीच का एक साल था जब विकास दर 4.5% थी। तो आप सोचिए कि ऑलमोस्ट डबल होना ये कैसे संभव हुआ, वो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक सैंक्शन के बावजूद। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि आपके पास संसाधनों की कमी है, आपके पास जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हॉस्टाइल दिख रहा है, और उन सब के बीच में आप यदि 8% की दर से विकास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम तो किया है। और वो कैसे संभव हुआ, उसमें बहुत बड़ी भूमिका इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, जिसको हम लोग बुनियादी क्षेत्र कहते हैं। आपका सवाल ये था कि क्या उसका फ़ायदा बाद की सरकारों ने उठाया? तो अगर आप 2004 से 2009 की बात करें और 2009 से 2014 की बात करें, इस 2 कार्यकाल में हमने 2 बड़े घटनाक्रम देखे। एक 2008 का, जो कि हम सभी जानते हैं, सब प्राइम क्राइसिस की बात करें, और 2012 की, जिसको हम लोग यूरोपियन इकोनॉमिक क्राइसिस के तौर पे जानते हैं। हमने इन दोनों क्राइसिस को झेल लिया। ये कैसे संभव हुआ? यदि वो आधार 2004, 2005, 2003, 2004 तक तैयार नहीं हुआ होता, तो ठीक 3 साल के बाद आप उस बड़े संकट से, जिसमें अमेरिका जैसा देश बिल्कुल कांप गया था कि उसका क्या होगा, उसकी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डूब गए थे, लेकिन हमारा एक भी बैंक नहीं डूबा, हमारे एक भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। ये अलग बात है कि 2 साल हमारी विकास दर कम रही, लेकिन उसके बाद फिर तो आप आगे बढ़े। तो उसकी नींव जो 1999 से 2004 ही मत आप सोचिए, 1998 से आप काउंट करिए, वो 13 महीने का जो समय था वो भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना 5 साल का समय था, क्योंकि उस 13 महीने में आपके पास बहुत कुछ करने को नहीं था, लेकिन आपने बहुत कुछ किया। उसके बाद जब मौका मिला 5 साल का, तो आपने उन नीतियों को अंजाम दिया, उसका असर आगे देखने को मिला। आज जैसा मैंने फिस्कल डिसिप्लिन की बात की, मैंने डिसिप्लिन, आपके डिसइन्वेस्टमेंट की बात की, प्राइवेटाइजेशन की बात की, आपके फिस्कल डिसिप्लिन के अलावा और भी कई दूसरे मुद्दे हैं। एक जो और बड़ा मुद्दा था टेलीकॉम के सेक्टर में,
हम सभी ये जानते हैं कि राजीव गांधी के समय में टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी कुछ आया था, लेकिन 1999 से 2004 के बीच में न्यू टेलीकॉम नई पॉलिसी टेलीकॉम आई। नीति, जी। और इस नीति की सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि फिक्स लाइसेंस के बजाय हम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे चले गए। अब आप कहेंगे कि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल से हमें क्या है? रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल से फ़ायदा ये हुआ कि सरकारों के लिए अपनी आमदनी का एक रास्ता खुला, एक कंपटीशन बढ़ा टेलीकॉम कंपनीज़ के बीच में। ये उस समय ज़्यादातर लोग ये कहते थे कि अरे एक मोबाइल फ़ोन 1 मिनट के लिए कॉल 16 रुपये का है, लेकिन शुरू तो हुआ। आज आप जो फ्री इनकमिंग की बात कर रहे हैं, आज आपका आउटगोइंग कुछ पैसे में सिमट करके रह गया है, आज आपके डेटा की कीमत काफ़ी नीचे आ गई है। वो यदि न्यू टेलीकॉम पॉलिसी की नींव ना रखी गई होती, रेवेन्यू शेयरिंग का फॉर्मूला ना अपनाया गया होता, तो शायद इस तरह की प्रगति हम आज नहीं देख पाते। जी शिशिर, हम अपने संवाददाता नवविक्रम के पास चलते हैं। अभी अंतिम यात्रा अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस वक्त बहादुर शाह जफर मार्ग से होते हुए गुजर रही है। नवविक्रम। जी जी विशाल, बिल्कुल आपको नज़ारा दिखा दें कि यहाँ पर अंतिम यात्रा अटल बिहारी जी की गुजर रही है। हालांकि जितना जन सैलाब है उसके चलते यहाँ थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और विशाल, सबसे खास बात लोगों की बताना चाहेंगे, क्योंकि हर उम्र के लोग हैं। कई तकनीकी बातें हो सकती हैं, कई पॉलिसी जो उन्होंने की थी उसका फल हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन जो आम लोगों के मन में बात है, जैसे मैंने अपने हम उम्र लोगों से बात की, उनका कहना है कि हमने जो देखा वो अटल जी का दौर देखा। हमने जब होश संभाला तो अटल जी का दौर था। वो पोखरण जानते हैं और जो गांव से जुड़े लोग हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में जानते हैं। यहाँ कई लोग ऐसे मिले जिनके गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क पहुंची थी पहली बार, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और ये नजारा आपको दिखा दें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में दोनों तरफ लोग मौजूद हैं। दोनों तरफ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है और ये पूरा जो जन सैलाब है यहाँ से दिल्ली गेट और उसके बाद पहुंचता है अंतिम यात्रा जहां खत्म होगी वहां तक। जी। तो आप देख सकते हैं विशाल किस तरीके से लोग यहाँ पर उमड़े हुए। पुलिस ने बड़े सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं, बावजूद इसके यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। वो हट नहीं रहे। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपील की कि रास्ता क्लियर किया जाए, लेकिन जन सैलाब इस तरीके का है कि शायद इसे संभालना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, दिल्ली पुलिस के लिए भी और बीजेपी के लोगों के लिए भी। जी विशाल। जी बिल्कुल नवविक्रम, धन्यवाद। आप मौजूद रहे वहां और हम दोबारा ज़रूर आपके पास वापस आएंगे। और जिस तरह का जन सैलाब इन विजुअल्स में दिखाई दे रहा है इस वक्त आपको अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, वो सीधे तौर पर दर्शाता है कि किस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जनमानस के मन में छाए हुए थे। एक बार फिर प्रोफेसर राजवीर के पास चलते हैं। राजवीर जी, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो राजनीतिक यात्रा थी उसकी शुरुआत की तरफ अगर जाएं, तो किस तरह से आप उस पूरी राजनीतिक यात्रा को देखते हैं? वो भारतीय जनसंघ का हिस्सा बने, उसके मेंबर के तौर पर पहली बार सांसद बने 1957 में, सिर्फ 33 साल की उम्र थी उस वक्त उनकी। और फिर उसके बाद उन्होंने किस तरह भारतीय जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसकी बागडोर संभाली और शून्य से शिखर तक पहुंचाने की जो यात्रा थी बीजेपी की, उसको किस तरह से उन्होंने लीड किया? देखिए, एक बहुत लंबा सफ़र है उनका। अगर आप देखें तो उनका जो सामाजिक जीवन है वो 1939 से शुरू हुआ। 1924 में उनका जन्म हुआ और 15 साल की उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आए। तो मैं मानता हूं कि उनका जो सार्वजनिक जीवन है वो तो 1939 से ही प्रारंभ हो गया एक स्वयंसेवक के नाते। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े रहने के साथ उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्र के लिए। शादी नहीं की, हम सब जानते हैं, और शादी इसलिए नहीं की कि वो प्रचारक के नाते निकले। वो संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बड़े लंबे अरसे तक रहे। लेकिन चूँकि राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, इसलिए 1942 में वो क्विट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बने, भारत छोड़ो आंदोलन का
हिस्सा बने और भारतीय राजनीति में कह सकते हैं कि ये उनका एक एंट्री पॉइंट हम मान सकते हैं राजनीतिक जीवन का। हालांकि वो फॉर्मली चूँकि एक राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें कोई राजनीतिक पार्टी और नहीं थी, वो कांग्रेस भी एक आंदोलन ही था, वो कोई राजनीतिक पार्टी उस समय नहीं थी। इसलिए जो भी वहाँ जुड़ रहे थे वो कोई राजनीतिक नेता के नाते नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन के नाते जुड़ रहे थे, कोई भी दल का व्यक्ति हो। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के डिफरेंसेस हुए पंडित नेहरू के साथ, और पंडित नेहरू के साथ नीतिगत डिफरेंसेस थे। नीतिगत डिफरेंसेस बहुत गहरे कश्मीर को लेकर के हुए, और मानते थे अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी कि ये देश के हित में नहीं है जो कुछ हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि एक विधान और दो प्रधान ये नहीं चलेगा। ये इसको लेकर के उन्होंने छोड़ा नेहरू जी का साथ, और उन्होंने अपना एक नया दल बनाया, भारतीय जनसंघ। उसमें अटल जी को काम करने के लिए कहा गया कि आप उसमें जाइए, उसमें काम करिए। प्रतिभाशाली थे, बहुआयामी व्यक्तित्व उनका उस समय भी था। दूसरे क्या था कि अटल जी वास्तव में मासेस से जुड़े हुए व्यक्ति शुरू से रहे। उनका खुद का भी जो परिवार था वो एक बहुत कोई बड़ा परिवार, कोई ऊंचा परिवार आर्थिक रूप से या कोई बहुत राजनीतिक रूप से बहुत गहरा गया हुआ हो, ऐसा नहीं, मध्यम परिवार के व्यक्ति थे। उनके फादर भी हालांकि पोएट ही थे, पोएट्री उनको विरासत में मिली, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जो उनका कवि हृदय था ना, कवि हृदय भावुक और संवेदनशील तो था, लेकिन दृढ़ निश्चय भी था। और जब 1957 में वो संसद में चुनकर आए तो उन्होंने अपनी धाक दिग्गज नेताओं के बीच में बनाई, अपना स्थान बनाया, अपने भाषणों से, अपने प्रस्तुतिकरण से, जो उन्होंने वहाँ पर बात और चर्चा में हिस्सा लिया, ये सब जानते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि शून्य से इस शिखर तक लाना, माने क्या कि कभी भी भारतीय जनसंघ विचारधारा से कंप्रोमाइज़ करके आगे नहीं बढ़ा जी। भारतीय जनसंघ ने विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रवाद, ये भारतीय जनसंघ की विचारधारा का एक बहुत मजबूत खंभा था। और उसके साथ ही उन्होंने जो एक बात कही, राजवीर सर, जनसंघ और राष्ट्रवाद के उदय पर हम ज़रूर इस पर आगे चर्चा करेंगे। नवविक्रम सिंह के पास इस वक्त चलते हैं, जहाँ जिनके ठीक आगे से इस वक्त अंतिम यात्रा का ये जो काफिला है वो गुजर रहा है। नवविक्रम, किसमें आ रहे हैं, किसमें? तो ये आप अंतिम यात्रा का नज़ारा आप देख रहे हैं, अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और किस तरह से जनसैलाब उमड़ा है। इस बात के तमाम गवाह आज पूरा हिंदुस्तान है, बल्कि यूँ कहें कि पूरी दुनिया आज इस बात की गवाह है कि कितने लोकप्रिय, कितने जनप्रिय नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। और न सिर्फ एक राजनीतिक शख्सियत के तौर पर, बल्कि एक समाज सुधारक के तौर पर, एक दार्शनिक के तौर पर, एक साहित्य के पुरोधा के तौर पर, एक कवि के तौर पर वो हमेशा याद किए जाएंगे। और यही वजह है कि बहुआयामी व्यक्तित्व होने के नाते हर आयाम को पसंद करने वाले लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। ये अंतिम यात्रा है पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी की। Well, yes, Deepak, we can see a sea of humanity out there, large number of people accompanying that last journey of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, and this journey is now passing through Bahadur Shah Zafar Marg, started from the BJP headquarters at DDU Marg, and it is headed towards Smriti Sthal. It is going to take at least one and a half hour more before this journey comes to an end, given the amount on large number of people who are lined up on both sides of the road there, trying to catch a last glimpse of their beloved leader and pay their respects as well. और शिशिर, आपके पास मैं आना चाहूँगा। राजवीर सर से हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन आपसे मैं थोड़ा एक और आयाम वाजपेयी जी का समझना चाहूँगा। वो ये था जो
विरोधी हैं उनको तो साधना ही, साथ ही साथ विरोधियों को पास में भी लाना, यानी कि थोड़े बहुत अगर आपकी विचारधारा के आसपास कोई है, एक म्यूचुअल कंसेंसस कोई पहुंच सकता है, उसमें कोई संभावना है, तो उनको साथ लाना। मैं उनकी बात कर रहा हूं जब कोएलिशन गवर्नमेंट का दौर था 1996 से लेकर 1999 तक का, उस दौरान जॉर्ज फर्नांडिस उनके साथ थे, जयललिता उनकी सरकार में थी, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक जैसे लोग थे जो उनके साथ थे। ऐसे में एक विशाल जी विशाल। मैं अभी आपको रोकूंगा यहाँ। पहले नवविक्रम का रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से हमारा संपर्क उनसे बना है और ठीक उनके सामने से इस वक्त अंतिम यात्रा गुजर रही है। नवविक्रम, वो तो है ही है, बूढ़े जवान सब के सब जी दोनों तरफ से खड़े हैं। जी विशाल, आप देख सकते हैं किस तरीके का जनसैलाब है अटल जी के साथ अंतिम यात्रा पर। ये किसी राजनेता की विदाई में मैंने आज तक नहीं देखा। निश्चित तौर पर एक राजनेता न कहकर यहाँ पर अगर उन्हें एक राष्ट्र नेता कहा जाए तो सही होगा। एक राष्ट्र नेता की विदाई सही मायनों में ऐसे ही हो सकती है जिसने सियासत के सकारात्मक मायने को भारतीय राजनीति में रखा। आप देख सकते हैं कि कितने लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं और कमोबेश ऐसा ही नजारा दिल्ली गेट से लेकर स्मृति स्थल तक है। लोग आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं यहाँ पर। ये विजुअल अपने आप में बयां करते हैं कि कितनी बड़ी हस्ती हमारे यहाँ से, हमारे भारतवर्ष से अंतिम सफर पर निकली है। अब अपनी चिर निद्रा में लीन हो चुके हैं अटल जी और पूरा जन सैलाब, ये बीजेपी जो हेडक्वार्टर है वहां से जन सैलाब दिल्ली गेट तक है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, हर उम्र के लोग मौजूद हैं, हर क्षेत्र के लोग मौजूद हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कटक तक, हर जगह के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अपने अंतिम नेता के दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं। विशाल, आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलों को यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आए हुए हैं और अपने साथ लाए हुए हैं। जी ये जो खरी आप देख रहे हैं जी विक्रम, ये अभूतपूर्व तस्वीरों के गवाह आप भी हैं, हम भी हैं और पूरा देश भी है। और इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो संभवतः उन्होंने मौत को संबोधित करते हुए लिखी थी। वो कहते थे कि ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, वो मौत से पूछते हैं कि मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। फिर जब वो उदास होते और निराश होते थे और तब वो लिखते थे अपनी कई कविताओं के ज़रिए वो अपने भावनाओं को, अपने उद्गारों को व्यक्त करते थे। और मौत से ठन गई, ये जो उनकी कविता थी, ये आज रह रह कर शायद सबको याद आ रही होगी। वो कहते थे कि जूझने का मेरा इरादा था ना, इधर इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। लेकिन आज जैसा कि हम कल से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मौत से कोई आज तक जीता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शख्सियत ऐसी होती है कि उनके काम, उनके विचार और उनके जो समाज के लिए किए गए काम हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं, इतनी बड़ी उनकी शख्सियत बना देते हैं कि उसे मौत को हराना ही कहा जाएगा। विशाल जी, और एक बार फिर वाजपेयी जी की यादों को ताज़ा करते हुए प्रोफेसर राजवीर के पास वापस चलते हैं। राजवीर जी, आप इतिहास याद कर रहे थे, आप वो जो उनकी राजनीतिक जीवन की जो यात्रा थी उसके बारे में बता रहे थे, किस तरह वो जनसंघ से होते हुए भारतीय जनता पार्टी को बनाने में उनकी एक भूमिका रही महत्वपूर्ण, और फिर उसको शून्य से शिखर तक पहुंचाने में भी। मैं ये बता रहा था कि वाजपेयी जी और जब उन्होंने जनसंघ में काम किया तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संपर्क में उन्होंने और साथ में काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शख्सियत का भी उनके राजनीतिक जीवन पर और राजनीतिक सोच पर एक बहुत बड़ा प्रभाव हमको देखने को मिलता है और दोनों ने मिलकर के भारतीय जनसंघ को उसी विचार से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे वो कहते थे कि जो विकास का मॉडल है वो ना तो पश्चिम वाला ठीक है, ना कोई रूस वाला ठीक है, बल्कि एक भारतीय विकास मॉडल होना चाहिए जिसका नाम उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म या एकात्म मानववाद का नाम दिया। और उस एकात्म मानववाद में उन्होंने कहा कि सर्वांगीण विकास व्यक्ति का होना चाहिए, केवल भौतिक विकास पर्याप्त नहीं है, केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है,
बल्कि सांस्कृतिक विकास उसका होना चाहिए, भौतिक विकास उसका होना चाहिए। सांस्कृतिक विकास उसका जब तक नहीं होगा, आध्यात्मिक विकास जब तक नहीं होगा, तब तक हम एक अच्छे सर्वांगीण विकसित समाज का निर्माण नहीं कर सकते। और अटल जी भी ये मानते थे कि सर्वांगीण विकास भारत का अपने मॉडल पर, अपने शर्तों पर होना चाहिए। इसलिए मैं दो बात कहने का कोशिश कर रहा था कि अटल जी ने और जनसंघ ने उनके नेतृत्व में ये कोशिश की कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जो विचारधारा पर टिका हुआ हो। और यही आपको मैं बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि 1967 में यात्रा करते करते भारतीय जनसंघ ने 35 सीट लोकसभा में प्राप्त की। उन्होंने कम्युनिस्टों को पीछे छोड़ा। माने अगर आप अपोजिशन की राजनीति को लें तो अपोजिशन में जनसंघ ने मिड 60s तक आते आते, लेट 60s तक आते आते अपनी एक पहचान अलग से बनाई। कारण कि जैसे और दल हैं, हमको ये लगता है कि एक कम्युनिस्ट और एक भारतीय जनसंघ, दो काडर और विचारधारा से बंधे हुए दो राजनीतिक दल से, और उन दोनों में ही जब कंपटीशन हुआ तो विचारधारा के नाते जनसंघ ऊपर आया और जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था वो कमज़ोर पड़ा। मैं ये नहीं कहता समाप्त हो गया, लेकिन कमज़ोर पड़ा। उसके बाद जब 1971 का कांग्रेस कमज़ोर हुई, कांग्रेस का विभाजन हुआ, लेकिन विभाजन पे हमारा अगर आप देखें भारतीय जनसंघ का और अटल जी का, तो उन्होंने कोई उसको फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि अपना इनका कांग्रेसियों का अपना झगड़ा है, सुलझाएंगे नहीं सुलझाएंगे इससे हमको क्या लेना देना, हमको तो अपनी विचारधारा के आधार पर लोगों का समर्थन लेना है, और अपनी विचारधारा को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया, उन्होंने सिद्धांतवादी राजनीति को आगे बढ़ाया, और उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स और पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म, ये दोनों के सहारे भारत को आगे ले जाने का हमारा प्रयास होना चाहिए। और इन दोनों का आधार होना चाहिए विचारधारा, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी के बेसिस पर हम राष्ट्रवादी राजनीति कर सकते हैं, आइडियोलॉजी के बेसिस पर ही हम सिद्धांतवादी राजनीति कर सकते हैं, और इससे कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं आपको एक इसका खुलासा करने के लिए आपको ले जाना चाहता हूँ 1984 में। जी 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद जब सिखों का एक कत्लेआम हुआ, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा था कि ये मानवता की हत्या है, मानव अधिकारों का हनन है, और खुलेआम पर कहा। और उन्होंने जो सिखों की जितनी जान बचाई जा सकती थी उसके लिए हामी भरी, और उसका नतीजा भी हुआ कि उनकी उसके बाद जब चुनाव हुए तो 2 सीट आई, लेकिन वो घबराए नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अरे रे मैंने क्या कर दिया, और उसके बेसिस पे जी उन्होंने आगे इसी को आगे चलाया। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी विरोध किया था। उन्होंने कहा कि हमको आतंकवाद से लड़ना चाहिए जी, लेकिन ये उन्होंने कहा कि ये जो ब्लू स्टार है इसका मैं समर्थन, यानी कि उनका एक मानवीय पक्ष जो था, जिसके आज सभी शायद कायल, न सिर्फ कायल हैं, कायल बड़ा ही छोटा शब्द होगा उसके लिए, बल्कि जो स्वीकार्यता है उनकी लोगों के दिलों में जो जगह है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ रहे होंगे। प्रशांत मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत जी, हम तस्वीरों को देख रहे हैं और शायद आप भी देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन के ज़रिए, और अटल जी की कविताएं, उनके विचार, उनकी पंक्तियां बार बार उमड़ रही हैं लोगों के जहन में। वो कहते थे कि मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा, कूच से क्यों डरूं। और जैसा प्रोफेसर राजबीर कह रहे थे कि शरीर शायद अटल बिहारी वाजपेयी का कूच कर रहा है इस दुनिया से, लेकिन उनके विचार हमेशा हमेशा लोगों के जहन में रहेंगे। आप किस तरह याद करते हैं इस अंतिम यात्रा को देखते हुए, आप किस तरह से याद करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को? जी, आपने सही कहा कि शरीर उनका कूच कर रहा है, लेकिन विचार हरदम रहेंगे उनके। अटल जी एक जननेता थे, और जननेता की तरह ही उनको देश विदाई दे रहा है। अटल एक एहसास है, वह एहसास हरदम रहेगा। अटल जो प्रेरणा देते थे, अटल जो इच्छा शक्ति जगाते थे, अटल एक भाव थे
मुझे याद है आज भी अटल की वो बात, जब मैं नया नया दिल्ली आया था और दिल्ली आकर मैं पत्रकारिता शुरू कर रहा था, तो अटल जी से मिलने 6 कृष्णा मेनन मार्ग गया। मैंने कहा उनसे कि मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ, पत्रकार बनना है मुझे। तो उन्होंने पूछा क्यों, क्या वजह है आप पत्रकार बनना चाहते हैं। मैंने कहा भाई अब हमारे पास नौकरी का और कोई माध्यम नहीं है, पत्रकार बनना है। उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उस समय झरनोस्की आए हुए थे और उसके बारे में उन्होंने पूरा बताया, सवाल भी उनके थे, जवाब भी उनके थे। और जो भरोसा दिलाया ना, वो आज भी याद है हमें। वो इंटरव्यू छपा और इंटरव्यू छपने के बाद से ही मैं पत्रकार बन गया। तो किसी छोटे को बड़ा बनाने की जो उनकी कला थी ना, वो शायद ये कला उस संसद में दिखती थी। पूरे संसद में जब भाषण देते थे और जब संसद में जब चलते थे, पार्लियामेंट में जब जाते थे, तो वो सर्वसुलभ थे। कोई भी उनसे बात कर सकता था, हर व्यक्ति अपना उनसे बात कह सकता था। और जिस तरीके से वो मर्यादित होकर बात करते थे, वह उनकी आज भी नहीं भूलता है मैं। प्रशांत जी, क्या आप समझ पाए कि ऐसा कौन सा करिश्मा था वाजपेयी जी की पर्सनालिटी में कि वो अपने जो विरोधी हैं, हम कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे कि मसलन करुणानिधि साहब का हमने यहाँ पर जिक्र किया कि वो एकदम धुर विरोधी हिंदी आंदोलन के, और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी के पुरोधा, लेकिन दोनों ने साथ मिलकर काम किया और मुझे लगता नहीं है कि उनके कार्यकाल में कोई बहुत बड़ा मनभेद उभर कर सामने आया हो। कैसे साध लेते थे अपने विरोधियों को भी, और न सिर्फ साध लेते थे बल्कि उनके साथ काम भी कर लेते थे बहुत ही बखूबी तरीके से। कुछ समझ पाए आप उनकी पर्सनैलिटी से? जी करुणानिधि एकदम हिंदी के विरोधी थे। हिंदी ही नहीं, वो बल्कि हमारे हिंदी भाषा के विरोधी थे। और वो कभी भी केंद्र की राजनीति के पक्ष में ही नहीं रहे। लेकिन अटल जी ने न केवल उनको बुलाया, बात की, और बात करने के बाद करुणानिधि ने खुद कहा था कि मेरे लिए नया हिंदुस्तान खुला है। मैं शायद ना आता दिल्ली, मैं अटल जी से न मिलता तो मेरे लिए देश केवल साउथ इंडिया ही रहता, मेरे लिए देश खुलता ही नहीं। तो अटल जी में जो कला थी, जो मर्म वो छू लेते थे, वह शायद और किसी नेता में, हमें अगले 25 साल 30 साल तक ऐसा कोई नेता समझ में नहीं आता है किसी भी दल में जो अटल जी में था। वो व्यक्तित्व अटल जी में ही था और किसी में है नहीं, दिखाई नहीं देता है, न भाजपा में, न कांग्रेस में, न और किसी दल में। ये अटल जी की खूबी थी और वो अटल जी जैसा ही युग पुरुष कर सकता है। और बिल्कुल अटल टच का आपने यहाँ पर बात किया, अटल बिहारी टच की अब बार बार बात हो रही है। शिशिर, मैं आपका रिएक्शन ज़रूर जानना चाहूँगा। आर्थिक मसलों के इतर एक राजनीति में एक समग्र रूप से अगर हम देखें तो अटल टच की आज बात हो रही है, वाजपेयी टच की आज बात हो रही है, एनडीए के भीतर भी बात हो रही है, एनडीए के बाहर भी बात हो रही है। क्या वो वाजपेयी टच, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, क्या ये वाजपेयी टच हमें वापस मिल पाएगा कभी? देखिए, मिलेगा कि नहीं ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं उस दौर की बात करूं तो एक बात जो बार बार मुझे याद आती है कि हम लोग हमेशा पहले सोचते थे कि एकमत होना है, सहमति की बात बाद में आती थी, और उसकी वजह से कई फैसले ऐसे होते थे, खास तौर पे जो गठबंधन की राजनीति होती है, जहां पर आप एकमत बनाने की कोशिश करते हैं, वो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल है। प्रशांत सर ने भी जिक्र किया करुणानिधि साहब का, वहाँ पर भी बात क्या थी, सहमति बनाने की बात थी। तो हम यूनानिमिटी से हम कंसेंसस की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये अटल टच की सबसे बड़ी खूबी थी कि आप सहमत हो जाइए, एकमत तो हो जाएंगे, पहले सहमत तो होइए। और आज के दिन में आप देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं जीएसटी को लेकर के, जीएसटी जो काफ़ी समय तक अटका रहा, किसी न किसी वजह से उस पर विरोध होता रहा, और हमेशा ये कहा जाता था कि फैसला जो है वो हमको एकमत से लेना है। लेकिन अब जो फैसला हुआ उसमें सहमति बनाने की बात हुई। और अगर आप देखें जीएसटी काउंसिल, जो कि सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जीएसटी के लिए,
जहाँ पर राज्यों और केंद्र ने अपनी जो सॉवरेंटी है वो उसमें पूल कर दिया है। आज तक जितने भी फैसले किए गए हैं उसमें आपको वोटिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि आप वहाँ पर सहमति बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब हुए। ये एक अटल टेस्ट था। So the politics of consensus is what you say that was the hallmark of the way Atal Bihari Vajpayee had carried his life through in the entire political arena. Apart from politics of consensus and the economic decisions, which then became the hallmark and the milestones as well. What, apart from that, if you could quickly sum up for us as this last journey is progressing? The foreign policy. If you can remember Atal Bihari Vajpayee's foreign policy, it has a different connotation. अगर मैं हिंदी में कहूँ जी, तो जब विदेश नीति की बात आती है तो विदेश नीति का अर्थ क्या है, वो अर्थ केवल मीनिंग तक सीमित नहीं रहता था बल्कि अर्थ इकोनॉमी में भी जुड़ जाता था। और जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 1990 से 99 के बीच में हम जिन परेशानियों के बीच थे, हमें संसाधन की ज़रूरत थी, हमें बाहर के संसाधनों की ज़रूरत थी। हम अपने विदेश नीति के ज़रिए हाउ टू ब्रिंग रिसोर्सेज नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल बट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी from various countries. That was possible through the foreign policies. So when Vajpayee ji was touring various countries, he was not just talking about just on the diplomatic issue, but also how to have an economic cooperation between two countries, and he managed to bring two countries together on the table to have a better economic situation, and that result we all know what happened. Okay, so that is one aspect of the great leader, former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's life and times. We can see the visuals in which the last journey is progressing slowly towards the final destination, the Rashtriya Smriti. And we'll take a short break here, but on the other side, we will continue our coverage, special coverage of the last journey of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Stay tuned.